मैदान में। अभी आर पार की लड़ाई है, आरएसएस का ये 100वां साल है और मुझे लगता है कि यही साल वो डिसाइड करने जा रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा या फिर संविधान को खत्म करके आरएसएस के मंसूबे पूरे हों। राजीव जी, एक चर्चा आपने अभी छेड़ी कि नरेंद्र मोदी सर्वोच्च पद पे यानी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ये चर्चा भी काफ़ी चल रही है। आज की तारीख में जो संवैधानिक पद उसमें भी राष्ट्रपति का पद है वो तो कैसा है आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक भाषण भी पढ़ना है तो वो कहाँ से आता है। तो ऐसे पद को क्यों स्वीकार करेंगे नरेंद्र मोदी? ये चर्चा भी होनी चाहिए हम लोगों के बीच। जब ये चर्चा छिड़ी है तो ज़रा क्योंकि अगर जिस ढंग से आज की तारीख में अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद है, एक प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, मणिपुर जो है वो जल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो देश में, कुछ ऐसे मसले हों जिस पे नरेंद्र मोदी को कम से कम कुछ नहीं तो एक सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम, एक मैसेज कंडोलेंस का देना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। जब वो कुंभ पे बात करने आते हैं संसद के अंदर तो भगदड़ हुई और उसमें इतने लोग मारे गए, उस पे भी 2 शब्द नहीं कहते हैं, संवेदना के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो वो आपको लगता है क्या कि वो राष्ट्रपति का पद चाहेंगे? जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ और आप लोगों से समझना चाहता हूँ। कई सारे हमारे साथी ये सवाल करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। क्यों बनना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री बनेगा, अगर योगी बने, फडणवीस बने या एबीसी कोई भी बने, पहली बात तो ये है कि ये लोग भी कैसे बनेंगे? अगर क्या चंद्रबाबू नायडू तब सपोर्ट करेंगे योगी आदित्यनाथ को? क्या नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे देवेंद्र फडणवीस जैसे किसी और को? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस कुर्सी को छोड़ के उस कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको फायदा क्या होगा? ये भी एक सवाल है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाना चाहेंगे तो इस साल में तो नहीं जाना चाहेंगे जिस साल में वर्तमान में राष्ट्रपति के अधिकार। वो चाहेंगे कि देश की पूरी व्यवस्था में तब्दीली हो जाए और राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर से लेस हो जाए। उसके बिना वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात तो तय मानिए। अब ये बात और है कि बीजेपी, विपक्ष और पूरे देश की जनता उन्हें किसी भी पद पर नहीं रहने दे, ये बात और है। लेकिन वो इस तरह के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, निश्चित नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, जैसे प्रधानमंत्री का पद संभाला और जिस तरीके से अभी भी सरकार चला रहे हैं, वो बड़ा विरोधाभासों से युक्त है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के सामने राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, किसान आंदोलन, कृषि कानून, मानव अधिकार के मामले, ईडी वगैरह के दुरुपयोग के मामले, कितने मामले हैं। फिर सामाजिक ध्रुवीकरण की समस्या लगा रही है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। इतने विवादों के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे देखें तो चीन से सीमा विवाद चल रहा है। एलॉन मस्क की कंपनी ने अलग एक कोर्ट में केस कर दिया है और एलॉन मस्क से वो कभी भी दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एलॉन मस्क तो अमेरिका के अडानी है। तो अमेरिका, जो व्यक्ति भारत के अडानी से दुश्मनी नहीं ले सकता, भारत दुश्मनी की तो बात ही नहीं है, जो प्रधानमंत्री भारत के अडानी के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता, वो राष्ट्रपति ट्रंप के अडानी यानी एलॉन मस्क के खिलाफ कैसे कुछ बोलेंगे? तो ये चिंता उनके सामने। फिर दूसरी चिंता उनके सामने है कि बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी का अध्यक्ष का पद कब से एक्सटेंडेड भी कब से खत्म हो गया, जनवरी से खत्म, और फिर चुनाव था 2024 में, तो फिर उसे बढ़ा दिया गया, फिर उसे विस्तार दिया गया। तो अब कौन अध्यक्ष बनेगा? क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा उसके सामने तनाव ही तनाव है। पार्टी को एक बनाए रखना है, क्योंकि पार्टी जिस तरह बिखर रही, जिस तरह दक्षिण और पूर्वी भारत में विस्तार करना चाहती है, बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। विधानसभा में अब बिहार में 2025 में चुनाव है, 2026 में बंगाल में है, 2027 में यूपी में है। तो इतने चुनाव हैं और फिर विपक्षी संगठन इंडिया तेजी से मजबूत हो रहा है, और फिर मोदी और शाह एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे।
और उन दोनों की जोड़ी का आरएसएस से तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी बड़ी समस्या है। तो इतनी समस्याओं से जब प्रधानमंत्री घिरे हों तो वो क्या करेंगे? उधर ट्रंप के कारण टैरिफ का मुद्दा है, व्यक्तिगत शैली उनकी अलग है। मोदी जी 2 घंटे 17 मिनट अमेरिकन पॉडकास्ट से बातचीत करते हैं, ट्रंप की जय जयकार करते हैं। और ये तो कहना ठीक नहीं कि मोदी जी को जलील कर रहे हैं ट्रंप या एलन मस्क, लेकिन ये बात जरूर है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका असर भारत की जनता पर भी पड़ रहा है। अब 30 मार्च को जब वो जाने वाले, 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और इस नववर्ष के मौके पे वे संघ बड़ा आयोजन करता है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नागपुर में बीजेपी आरएसएस के मुख्यालय में जा रहे। हालांकि मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, लेकिन तब कोई बातचीत हुई होगी कह नहीं सकते, या उस वार्तालाप को आप धार्मिक वार्तालाप कह सकते या गोपनीय वार्तालाप कह सकते। लेकिन अब जो जाएंगे कहेंगे तो कुछ भी उसके बारे में नहीं, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं। अब बहाना तो कुछ चाहिए था नागपुर जाने के लिए, तो माधव नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, दीक्षा भूमि का दौरा करेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की नीति को मानने के लिए तैयार है? क्या आरएसएस के लोग मान जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं? क्या औरंगाबाद में जो हिंसा की घटना, नागपुर में जो हिंसा की घटनाएं हुई है, उस नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है उसके बारे में कितने विचलित हैं? क्या इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला कर सकती है बीजेपी? तो तमाम मामले, ये इतनी सारी लंबी फहरिस्त राजीव जी मैंने बोली, इस पे मुझे कहीं भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। और आज जिस तरह से संसद में हुआ, जिस तरह से लोकसभा में कि आप नारे लिखे हुए टी शर्ट पहनकर आए हैं, ये नारे लिखे हुए टी शर्ट पहन के आना गलत है, आपको तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो भाई ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इस तरह की बात है। तो फिलहाल मुझे ये लगता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम बोरो करना चाहते हैं देश की जनता से, आरएसएस से, बीजेपी के नेताओं से, और वे चाहते हैं कि अगर समस्याओं का कोई हल निकल जाए या लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाए तो वो उसका फायदा उठा ले। राष्ट्रपति बनने की तो वे शायद नहीं सोचते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना बेचैन रहता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहता हो, चाहे प्रधानमंत्री रहता हो, और सारी सत्ता को जो व्यक्ति अपने आसपास केंद्रित रखना चाहता हो, तो इस दशा में भारत के संविधान में वर्तमान में राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति के जो अधिकार, कर्तव्य और ड्यूटीज है, जो उनका कार्यकारी ओहदा है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई ख्वाब देखते होंगे फिलहाल। लेकिन वो उसमें आमूल चूल परिवर्तन करेंगे संविधान में, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। ऐसे बनने की इच्छा तो उनकी शायद नहीं ही हो। राजीव जी जी बिल्कुल, बिना आमूलचूल परिवर्तन के राष्ट्रपति पद पे वो विराजमान होना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, उस पर अभी और आते हैं हम। पहले अमलेंदु जी आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक तरफ आरएसएस की बैठक कल से हो रही है, परसों उधर दक्षिण भारत में बैठक हो रही है डिलिमिटेशन को लेके, इधर संसद में जो चल रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, साथ साथ नरेंद्र मोदी को लेकर भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं, और एक अलग अलग दिशा में इस वक्त, भले बाद में दोनों एक हो जाएं, लेकिन इस वक्त उसमें भी जो नागपुर की घटना है उसमें अलग अलग दिशा में दिखाई दिए। बीजेपी के लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस के लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, बीएचपी और बजरंग दल के लोगों का ही किया धरा है पूरा, वो तो हम लोगों ने देख लिया। क्या कहेंगे इस मसले पे? और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या यहाँ पर नरेंद्र, और चौथा जो है वो बाहर से है, एलोन मस्क की बात हम कर रहे हैं लगातार, एलोन मस्क को लेकर या एलोन मस्क के साथी जिनके साथ 3.25 घंटे
का पॉडकास्ट किए नरेंद्र मोदी। साथी इसलिए कह रहा हूं कि वो है उनका साथी। उसके ज़रिए कहीं ना कहीं ट्रंप को साधने की कोशिश भी कही जा रही है नरेंद्र मोदी ने की कि एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री कितना बिजी होता है, वो 3.25 घंटे तक पॉडकास्ट कर रहा है किसी विदेशी, वो भी CNN या फॉक्स या BBC के साथ नहीं, किसी और के साथ, पॉडकास्टर के साथ। तो समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है, इसका निहितार्थ क्या है। ज़रा आपसे समझो कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में क्या सचमुच ऐसा लगता है कि इस पद से अगर हटाया जाता है उनको, तो राष्ट्रपति पद पे बैठना चाहेंगे वो? सवाल तो राजीव जी ये है कि मोदी जी को हटाएगा कौन? मोहन भागवत हटाएंगे, सत्ता से हौसले हटाएंगे, इंद्रेश कुमार हटाएंगे, कि भैया जी जोशी हटाएंगे, या मोदी जी सबको हटा देंगे? मोदी जी फिलहाल तो इतने ताकतवर हैं कि भले ही RSS नाम की संस्था को ना हटा सकें, लेकिन मोहन भागवत से लेके इंद्रेश कुमार तक के सबके इंतजाम कर सकते हैं। इतने ताकतवर मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। दूसरा राजीव जी, कॉर्पोरेट्स जो है वो मोदी जी के साथ हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि उनका साथ छोड़ दिया हो। तो RSS को जो मलाई लड्डू खाने को मिल रहे हैं वो मोदी जी की वजह से मिल रहे हैं, RSS की वजह से मोदी जी को ये लड्डू नहीं मिल रहे हैं खाने को। तो RSS कैसे हटा पाएगा? हाँ, लेकिन अगर RSS चाह लेगा कि मोदी जी से दो हाथ करने हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं उसमें कोई, पूरा RSS अगर ये चाह लेगा कि अब मोदी जी को ठीक करना है, तो RSS को ठीक कर देगा, जैसे उसने बलराज मधोप से लेकर और लालकृष्ण आडवाणी तक को ठीक किया है पहले। तब मोदी जी को कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कोई बनती है तब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि मोदी जी अभी फिलहाल किसी भी हाल में हटना नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद से। या तो जनता ही हटा दे, मध्यावधि चुनाव हो जाए, उसमें हार जाए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोग हाथ पीछे खींच लें, तब सरकार गिर जाए, तो वो तो अब परिस्थितियां अलग हो सकती है। लेकिन बीजेपी के अंदर कोई ऐसी चीज अभी हो जाएगी, मुझे लगता है कि अभी शायद ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। RSS भी अभी इस तरह की कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर चाहेगा RSS की अब उसकी पकड़ जो है वो बीजेपी पर मजबूत हो, और जैसे पहले उसकी हुआ करती थी। क्योंकि मोदी जी के आने के बाद RSS की पकड़ बीजेपी पर कमजोर हुई है। जिस तरीके से तमाम दूसरे तरह से लोग लेकर आए जाते रहे, गैर कच्चा बनियान वाले जो है वो तमाम जगहों पर बनाए जाते रहे, संगठन मंत्री जो होता है उसकी भी अब कोई पूछ नहीं रही, क्योंकि जब अध्यक्ष JP नड्डा जो है उनकी कोई पूछ नहीं है, तो संगठन मंत्री की कहां से कुछ पूछ होगी? तो ये भी तो RSS अब ये तो चाहता है कि उसका होल्ड बढ़े, RSS की पकड़ बढ़े बीजेपी पे। मोदी जी के अलावा RSS भी बहुत सी चीजें तय करे ये और चाहता है। लेकिन अभी इस स्थिति में मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि मोदी जी से सीधी सीधी टक्कर RSS ले सके, और मोदी जी भी नहीं चाहते शायद कि RSS सीधी सीधी कोई टक्कर लें। तो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिशें होंगी, और हो सकता है कि ये जो बैठक हो रही है ये कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो कि भाई संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष में फिर दोनों को नुकसान होगा, मोदी जी को भी और RSS को भी नुकसान होगा। तो हो सकता है मोदी जी शायद ये संदेश देने के लिए वहां जा रहे हैं। तो अब ये तो उनके अंदरूनी चीजें राजीव जी, चूंकि ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ जमकर षड्यंत्र करते रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल जी तक, और अटल जी से लेकर आडवाणी तक कितने षड्यंत्र हुए हैं। भैया जी जोशी की अभी हम लोगों ने बातें सुनी थी, उन्होंने क्या कह दिया महाराष्ट्र में, बहुत सारी चीजें आपकी आवाज कट रही है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ऐसी स्थिति कोई अभी नहीं लगता कि फिलहाल कोई तैयार हो रही हो कि मोदी जी हटाए जा रहे हो, अभी कम से कम नहीं है। ये कार्यकाल मोदी जी जब तक सरकार चलती है तब तक पूरा करेंगे। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि भाई इससे जो एग्जीक्यूटिव स्थिति है राष्ट्रपति की, इसमें वो नहीं जाना चाहेंगे। तो जो राजीव जी संविधान बदलने की बात असल में चल रही थी ना, तो हो सकता है कि उसके पीछे यह मंशा रही हो कि संविधान बदला जाए, राष्ट्रपति अमेरिका की तरीके से जिस तरीके से होता है उस तरीके की प्रणाली यहाँ की जाए, उसके बाद में मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए, और उसके बाद में पुतिन या शी जिनपिंग की तरीके से वो हो जाए। तो ये संविधान बदलने की चीजें होती, वो उसके पीछे ये मंशा रही होगी। तब मोदी जी जो चाहते रहेंगे कि राष्ट्रपति बन जाया जाए और शी जिनपिंग और पुतिन की तरीके से इस देश पर शासन किया जाए। लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया लोकसभा चुनाव में 4 जून 2024 को राजीव जी। तो वो सपना तो खैर फिलहाल पूरा होता वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक कि अगला लोकसभा चुनाव ना हो जाए और उसमें जीत कर ना आ जाए, 400 पार ना हो जाए, तब तक वो सपना तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो बहुत सी चीजें राजीव जी अंतर विरोध है RSS और बीजेपी के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि RSS 100 तरीके से बोलता है और जो करता है वो कोई नहीं जानता है कि RSS करता क्या है। तो ये जो उनके मोटे हैं, अम्बेडकर कुछ कहेंगे, मोहन भागवत कुछ कहेंगे,
अब बताइए, देवेंद्र फडणवीस जो राज्य वो भी तो आरएसएस का ही चेहरा है। अब वो बता रहे हैं कि अपने मंत्रियों को कि राजधर्म का पालन करो। अब बताइए, अभी तक राजधर्म की बात जो थी मोदी जी ने तो कही नहीं देवेंद्र फडणवीस से कि राजधर्म का पालन करो, और मोदी जी से कौन कहे कि राजधर्म का पालन करो? संसद में नहीं आते हो, महाकुंभ पर बोलकर निकल जाते हो, तो ये तो राजधर्म का पालन नहीं है। मणिपुर पर चर्चा नहीं करते हो, मणिपुर नहीं जाते हो, तो ये तो राजधर्म का पालन नहीं है। तो मोदी जी को कौन कहा राजधर्म का पालन करो? तो बहुत सारी चीजें इनके अंदर चल रही है। निश्चित तौर पर संघर्ष बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और हो सकता है कि मोदी के खिलाफ कुछ लोग भी थोड़ा मुखर हो रहे हो, तो आरएसएस सोचता हो कि इस बहाने मोदी जी को जिताया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजें इनके अंदर है, संघर्ष है, और अभी जो है ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि कोई बीच का प्लान निकाला गया हो कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में कोई पैचअप हो जाए, संघर्ष रुक जाए, तो इसलिए मोदी जी अब जा रहे हैं। जी शकील जी, क्या कहेंगे आप? और जो संसद के अंदर चल रहा है उस पर थोड़ी सी और प्रतिक्रिया चाहूँगा आपसे। आखिर क्यों संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, और उसमें भी सत्ता पक्ष क्यों भाग रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष आमतौर पे कभी नहीं चाहता कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट कोई टाइम था कि साल में 100 दिन चलती थी, अब वो कम होते होते 2 महीने भी नहीं रह गई है। और उसमें भी जो कार्य दिवस है, जिसे कहते हैं वर्किंग आवर्स, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। चलती हुई पार्लियामेंट विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार होती है। क्वेश्चन आवर, जिसमें सांसद सब सवाल पूछते हैं, 0 आवर, जिसमें किसी भी सवाल पे सांसद बोल सकता है। तो सरकार ये, और खासतौर से मोदी जी की सरकार तो कभी चाहती नहीं है। विधानसभाओं का आपने हाल देख लिया कि विधानसभाएं पहले कितनी चलती थी, मगर पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में, कि विधानसभा 1 दिन 2 दिन, बजट हुआ खत्म। तो ये तो डेमोक्रेसी को मारने का एक बड़ा तरीका है कि आप संसद को, विधानसभाओं को चलने न दें। तो इसलिए ये तो मोदी जी को बहुत सूट कर रहा है। जैसा हमने बताया कि अभी 2-3 हफ्ते पड़े हुए हैं सत्र खत्म होने में लेकिन अभी से ये कहा जा रहा है कि सत्र को सरकार चलने नहीं देगी। पूरा जब से मोदी जी आए हैं तब से यही होता है कि व्यवधान है वो सत्ता पक्ष की तरफ से पेश किया जाता है। और जो आप गोखले जी की बात कर रहे हैं, तो गोखले ने क्या कहा था? गोखले ने सीबीआई की बात करी थी, तो तकनीकी बात करने लगे अमित शाह जी कि गृह मंत्रालय के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और सीबीआई उस पर नहीं आता। ये कौन सी बात हुई? औरंगजेब आता है, बात वर्तमान भारत पे हो रही है, 300 साल पुराना औरंगजेब आता है। ये कोई सवाल नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। गोखले ने बड़ी अच्छी बात कही, और जो कहा उस पर पता नहीं बहस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अमित शाह ने कहा कि मैं किसी की कृपा पे नहीं आया हूं राज्यसभा में। इसका मतलब कि राज्यसभा वाले किसी की कृपा पर आते हैं, मैं चुनाव जीत के आया हूं। बहुत खतरनाक टिप्पणी है वो। इसको कितना पकड़ पाए हैं, कितना नहीं पकड़ पाए हैं, वो मुश्किल है कहना विपक्ष के लिए, लेकिन बहुत खतरनाक टिप्पणी है। जी बिल्कुल, कि आप जो है वो कृपा पर आए हैं और मैं कृपा पे नहीं आया। और फिर आपको मालूम है गोखले ने क्या जिक्र कर दिया? उन्होंने जेल जाने का जिक्र कर दिया कि आप साबरमती जेल में थे। तो ये बहुत गंभीर मामला था। लेकिन सवाल इसमें शुरू हुआ सबसे बड़ा कि भाई सीबीआई पे बात क्यों नहीं हो सकती? वो सीबीआई थी जिसकी वजह से आपने एक डॉक्टर का केस जो है वो उसको दिया था, और पूरा तमाशा किया था कि गैंग रेप है, ऐसा है। सीबीआई ने क्या किया? एक आदमी था, सीबीआई ने क्या किया कि उसको आजीवन कारावास की सजा मिली खाली। और मामला आपने कितना बड़ा दिया था, लग रहा था कि सरकार आप खत्म कर देंगे। और इसी से जुड़ी दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी से आपने कहलवा दिया कि मैं डरी हुई हूं। आज राष्ट्रपति जी कहां हैं? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, राष्ट्रपति करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम नारायण मिश्रा ने जो कहा है, उन शब्दों को तो हम यहां दोहरा नहीं सकते। जो उसने एक लड़की के लिए कहा है कि लड़की के साथ ऐसा 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 हुआ, मगर ये रेप करने की कोशिश भी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका था कि सिर्फ नियत ही पर्याप्त है, छूना ही पर्याप्त है। और निर्भया केस में ये सारे कानून बदले गए थे। लेकिन एक जज ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिन शब्दों के साथ कहा, जज को चलिए छोड़िए आप एक तरफ, माननीय राष्ट्रपति जी आप कहां हैं?
अब आपको डर नहीं लगा? अब आपकी टिप्पणी कहाँ है? मणिपुर पे आप बोली नहीं। दुनिया का सबसे विभत्स कांड था वो, महिलाओं के साथ घटिया हरकत करते हुए, निर्वस्त्र जुलूस निकालते हुए। न मोदी जी बोले, न राष्ट्रपति जी बोले। तो लोग कहते हैं, तमाम सवाल होते हैं, ये जो रामनारायण मिश्रा जी जो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज साहब, या इससे पहले जो शेखर यादव ने कहा था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं जी। तो ये जो हिम्मत आती है, ये जो मानसिकता बनती है, ये इसीलिए आती है कि सारा माहौल ही ऐसा है। जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिलेक्टिव मामले उठाते हैं महिलाओं को लेके, तो ऐसे ही होता है। इससे पहले कभी कोई हाई कोर्ट का जज ऐसा कह सकता था? लेकिन कहा। तो ये जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में जो राष्ट्रपति का सवाल है मोदी जी के बनने का, देखिए ये सवाल तो बहुत दिनों से चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री होकर रहना थोड़ा मुश्किल काम है। पूर्व प्रधानमंत्री के सीबीआई पहुंच जाती है। आप ही ने पहुंचाई थी मनमोहन सिंह जी के यहां, पूर्व प्रधानमंत्री थे वो। पूर्व प्रधानमंत्री तो किसी ना किसी दिन होना ही पड़ेगा, यही मान के चला जाता है। कब तक आखिर? तो ये एक बेहतर रास्ता है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है राजनीतिक क्षेत्र में, कि मोदी जी जो है राष्ट्रपति बन जाए और 5 साल अपने वहां अपने आराम से गुजार दें, और अगर अपनी तंत्र पे अपनी पकड़ मजबूत रखे 10 साल भी गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो जीवन का समय है वो कुर्सी पे बैठे बैठे निकाला जा सकता है, अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो ये सब चीजें जो है, ये सब तय करने का मामला अभी टाइम है। अभी 2025 चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव 27 में होना है, 2 साल है अभी उसमें। और फिर ये भी एक सवाल बड़ा मजेदार है, जो लोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति बनना भी चाहेंगे मोदी जी, तो 27 में बनना चाहेंगे या उसके 5 साल बाद 32 में बनना चाहेंगे? कि मोदी जी तो चाहते होंगे कि 2029 में ही प्रधानमंत्री बन जाए एक बार, और फिर 2.5 साल निकाल के, 2 साल निकाल के फिर बने। मोदी जी से कुर्सी लेना या मोदी जी का कुर्सी छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि यहाँ से तैयारी हो रही है, अपने लखनऊ की तरफ इशारा करते हैं, और इसीलिए दोनों इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं, मोदी जी और योगी जी। तो राजनीति जो है बीजेपी की राजनीति है, आरएसएस की है। नेहरू जी ने कहा था ना कि अगर वो उत्तर दिशा में जाने की बात करें तो तुम लोग बाकी तीनों दिशाओं में उनको ढूंढने जाना, उत्तर में नहीं जाएंगे वो कह के। तो आरएसएस, देखिए एक बात बड़ी सही है कि आरएसएस पिछले 11 साल में कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के सर्वोच्च ताकतवर नेता आज तक के इतिहास में, या जनसंघ भी जोड़ लीजिए आप, कोई बना है तो मोदी जी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज मोदी जी की पकड़ हर जगह है, लेकिन एक संगठन के तौर पर आरएसएस का अपना असर है। अब सवाल ये कि आरएसएस चाहेगी या नहीं चाहेगी। जब मोदी जी उसके सारे काम कर रहे हैं, जैसा वो चाहती है उसके एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो आरएसएस को शायद जरूरत ना हो, और जिस दिन जरूरत होगी उसको, तो वो ऐसे आदमी योगी जी को तैयार कर रही है, ऐसे आदमी वो अमित शाह को तैयार कर रही है, हेमंत बिस्वा को तैयार कर रही है, फडणवीस। भाई ये तो विचार का मामला है, जिसको भी वो रखेगी वो उनके विचार के अनुरूप काम करेगा वो, तो उसमें कोई आरएसएस के लिए परेशानी नहीं होगी। आरएसएस शायद तब चाहे जब उसके एजेंडे को करने में मोदी जी की तरफ से कोई दिक्कत आए। तो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा देश में नफरत का माहौल बनाया जा सकता है मोदी जी बना रहे हैं। ये आज बात होती है कि रमजान की और जुमे की बात हुई, तो मोदी जी ने कहा था यूपी में जाके ही कि ईद और रमजान पे पानी आता है, बिजली आती है, होली और दिवाली पे नहीं आता। विधानसभा के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा था। तो मोदी जी तो सब कुछ कह चुके हैं। मोदी जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है कि मोदी जी से आगे जाके कोई कुछ बोल सके। तो ये एक है मुद्दा है आरएसएस का और मोदी जी का, लेकिन इस मुद्दे में अभी फिलहाल जो हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से करीब करीब संतुष्ट है। छोटी मोटी बातें हैं जो उन लोगों के बीच में हैं, लेकिन फिलहाल मोदी जी जो चाहते हैं वो संघ करती है, और संघ जो चाहता है
उसको चाहने की जरूरत भी नहीं है। मोदी जी से 2 कदम आगे बढ़ के वो काम करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारा का सारा तय हमें लगता है खुद मोदी जी को ही करना है। इसमें फिलहाल जितनी ताकत आज मोदी जी के पास है, 1 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी कोई नहीं जानता भारतीय राजनीति में। अडवाणी इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे, हम फिर बताते हैं आपको। अडवाणी जितना ताकतवर भी कोई हुआ नहीं है बीजेपी में, लेकिन एक दिन के अंदर उनकी ताकत चली गई और अध्यक्ष बदल दिया गया, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो इसलिए राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनके पास तो जनता का ही बहुत समर्थन था, कार्यकर्ताओं का भी, और मुंबई अधिवेशन में उनके खिलाफ नारे लगे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नारे लगवाए थे। संजय जोशी जो बहुत ताकतवर थे, मोदी जी ज्यादा ताकतवर थे, मोदी जी ने उनको फेंक दिया और आज वो विट्ठल भाई पटेल हाउस में वहां रहते हैं, वो एक कमरे में, और लोग अभी उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वो भी इंतजार में हैं। लेकिन संजय जोशी खत्म हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें, छोटी सी, वो बड़ी जरूरी है। अखिलेश प्रसाद सिंह आज संसद में थे, बिहार के जो अध्यक्ष हैं थे, जो इनको हटाया गया है थे, तो आज पत्रकारों ने घेर लिया और अखिलेश ने उनको बड़ा कर्रा जवाब दिया कि पागल हो गए हो क्या। पत्रकार कह रहे साहब कांग्रेस छोड़ रहे हो, पागल हो गए हो क्या। बिहार का मामला है, जब राजीव रूडी को हटाया था तो किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम छोड़ रहे हो बीजेपी की नहीं छोड़ रहे, अडवाणी से नहीं पूछा किसी ने। लेकिन अखिलेश के छोड़ते ही वो सारे के सारे कि साहब का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, मोदी जी सबका टेन्योर पूरा करवाते हैं पूरा जितना होता है। तो उन्होंने आज बड़ा कर्रा जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा, ये नहीं कहा कि गोदी मीडिया हो क्या, पागल हो क्या, कैसी बातें करते हो।